म्हारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और झुंझुनू से खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पर शहीद अजय सिंह का पार्थिव शरीर सिंघाना पहुंचा है। सिंघाना कस्बे में पहुंचने पर जगह जगह शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा की गई है। शहीद अजय सिंह का पार्थिव शरीर भैसावता कलां के लिए रवाना हुआ है, यानी उनके पैतृक गांव भैसावता कलां के लिए रवाना हुआ है। और इस दौरान तिरंगा यात्रा में आप देख सकते हैं भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। युवा इसमें शामिल है, हर उम्र के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। हाथों में तिरंगा है और साथ ही साथ अजय सिंह अमर रहे के नारे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगा रैली के साथ रवाना हो चुका है। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण शामिल हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से शहीद को नमन किया जा रहा है, शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और बड़ी संख्या में ये तिरंगा रैली निकलती हुई दिखाई दे रही है। झुंझुनू वो जिला जो देश में सबसे ज्यादा सैनिक भारतीय सेना को देता है। झुंझुनू वो जिला जहां पर चाहे करगिल युद्ध हुआ हो, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो या भारत और चीन का युद्ध हुआ हो, यहां के जवानों ने हर बार शहादत दी है। राजधानी जयपुर की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए जेडीए अभियान चला रहा है, और जबकि अतिक्रमण हटाने के दावों की हकीकत हैरान करती है। इस रिपोर्ट में ये देखते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम प्रशासन अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के दावे कर रहा है, लेकिन उन दावों की हकीकत ये आप देख सकते हैं। लाल कोठी फल सब्जी मंडी, जिसके अंदर किस तरीके से अवैध जो अतिक्रमण है उससे अटे पड़े। सड़क है, फुटपाथ है, लेकिन आप उस पर फुट यानी पैर तक नहीं रख सकते। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर बाजार आबाद है। अतिक्रमण की वजह से सड़क पर आने जाने के लिए जगह कम बचती है, लंबा जाम लगता है और यही हाल फुटपाथ का है। फुटपाथ पर अतिक्रमण से लोगों को मेन रोड पर चलना पड़ता है। पिछले 3 दिनों से गोपालपुरा बाईपास और आसपास के इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। आम पब्लिक को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने का दावा है, लेकिन गोपालपुरा बाईपास पर ही सबसे ज्यादा अवैध कोचिंग संस्थान संचालित हैं। उन पर कार्रवाई करने की बजाय जेडीए फुटपाथ रैंप तोड़कर खाना पूर्ति कर रहा है। जबकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जयपुर शहर से स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए तुरंत जोन वाइज कार्रवाई शुरू होगी और वो कार्रवाई जब तक संपूर्ण अतिक्रमण नहीं हटेगी तब तक जारी रहेगी। वहीं शहर के बीचों बीच विधानसभा से महज चंद कदमों की दूरी पर लाल कोठी सब्जी मंडी पर फल सब्जी विक्रेताओं ने अवैध कब्जा कर रेहड़ी लगाई हुई है, जिससे हर वक्त यहां से गुजरने वाले राहगीरों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। ये फल सब्जी विक्रेता मंडी से बाहर सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर अंडरपास पर आकर जमा हो जाते हैं, जिससे आमजन को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ से विधानसभा महज 1 किलोमीटर दूर है, नगर निगम मुख्यालय भी चंद कदमों दूर है, और ये तमाम जो फल सब्जी विक्रेता हैं ये नगर निगम और जेडीए की जो सतर्कता विंग है उनके इशारों के ऊपर फल फूल रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए फुटपाथ मुहैया करवाया गया है, लेकिन उस फुटपाथ को छोड़कर ये तमाम जो व्यापारी आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर इन लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखा है, अवैध जो है वो ठेले लगाए गए हैं, और कार्रवाई के नाम के ऊपर नगर निगम प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहा है। इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आए दिन ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बनी रहती है। सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। 12 के चौमुखा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर का शिखर टूटने के बाद शहर में भारी तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मंदिर पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया।
गुम्बद टूटा गया है, ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। बारा के चौमुखा बाजार स्थित ये वही गणेश मंदिर है जिसके शिखर को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके बाद दर्शन के लिए पहुंचे लोगों को इस घटना का पता चला। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और हम पूरे इसके लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से दोबारा जब हमारे यहाँ से हमने डोल मेला निकालना बंद कर दिया और सकड़ी जगह इस वजह से अब यहाँ से कोई भी इस क्षेत्र में से जो भीड़ की जो समस्या है वो यहाँ से नहीं निकलेगा अब दोबारा दूसरा कोई। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर के शिखर को तोड़ दिया। लोगों का आरोप है कि बीती रात संप्रदाय विशेष के लोगों ने यहां से जुलूस निकाला था। इस दौरान उनमें से किसी ने मंदिर का शिखर और छतरी को गिरा दिया। घटना की सूचना पर बारा विधायक राधे श्याम बैरवा, बीजेपी नेता आनंद गर्ग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर बारा बंद का आह्वान किया। अभी हम बारह में बाजारों में घूम कर बंद का आह्वान कर रहे हैं और जब तक ये प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है हम 12 बंद कराएंगे। बंद के आह्वान का असर चौमुख बाजार में भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए हैं। मंदिर के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या जो भी इसके अंदर दोषी होगा इन लोगों से शिकायत देने के लिए कहा गया है और इस चीज की जांच कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। उसके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। गुस्साए लोग इस घटना के बाद आक्रोश में हैं और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल चौमुखा बाजार का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बारा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। डूंगरपुर में एसीबी की टीम ने 84 थाने के हेड कांस्टेबल कारूलाल यादव को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल ने लड़की को अपने साथ ले जाने और छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा होने के बाद जांच बंद करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी। आरोपी हेड कांस्टेबल ने थाने में ही रिश्वत की राशि ली थी। एसीबी चौकी के उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 4 जुलाई को परिवादी ने चौकी में परिवाद दिया था, जिसमें बताया था कि हेड कांस्टेबल कारूलाल यादव 10,000 की डिमांड कर रहे हैं। परिवादी 16/7/2024 को ब्यूरो मुख्यालय डूंगरपुर पर आया था। उसने कहा मेरी भतीजी के साथ में गांव का ही एक लड़का जिसने उसको बहला फुसला के छेड़छाड़ की है, उसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस थाना 84 पे दी थी, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल कारूलाल जी कर रहे हैं। वो कार्रवाई करने के बदले में 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो उसमें हमने सत्यापन की कोशिश की, सत्यापन उसमें नहीं हो पाया। कल परिवादी वापस आए कि सब बार-बार हमारे आपसे समझौता हो गया और अब रिपोर्ट जांच बंद करने के एवज में बार-बार फोन आ रहे हैं, 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस आने से हड़कंप मचा हुआ और इस वायरस से लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि इस वायरस से राजस्थान में कई जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिरोही में अभी तक इस वायरस को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन गुजरात के सरहद पर आने के कारण यहां पर भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं अस्पताल आने वाले मरीजों को यहां मौसमी बीमारियों की चपेट में आने का डर सता रहा है। दरअसल यहां जल भराव के चलते उसमें मच्छर पनप रहे हैं। चांदीपुरा वायरस को लेकर मुख्यालय पर है, यहाँ पर डॉक्टरों से जानेंगे क्या व्यवस्था की गई है। सर, गुजरात में अलर्ट घोषित किया गया है चांदीपुरा वायरस को लेकर, सिरोही में क्या हालत है? देखो, ऐसा यहाँ पे कोई डायग्नोसिस तो हुआ नहीं, बट ये है डायरिया वोमिटिंग के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। बच्चों में उल्टी, दस्त, डायरिया, फीवर के काफी ज्यादा पिछले 2-3 दिनों से ओपीडी काफी ज्यादा बढ़ा है। टोटल बच्चे इसी से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा डायग्नोसिस नहीं हुआ है, बट सिम्टोमेटिक तो आ रहे हैं बच्चे। और ये जयपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर जल जीवन मिशन महाघोटाले पर अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जेजेएम के महाघोटालेबाजों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी समन भेजा है। समन भेजकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है।
जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और इस बीच बाबा बालकनाथ ने फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब सभी दलों को मिलकर इस बाबत कदम उठाना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की प्रजनन दर ज्यादा है, जिससे आने वाले दिनों में संसाधनों की कमी से देश में हालात विकट हो सकते हैं। कि भारत के संसाधन और प्राकृतिक संसाधन अच्छे से लोगों को उनका लाभ मिल सके और लोगों का भला हो सके, इसके लिए जनसंख्या कानून आवश्यकता है जीवन की, और इसको हम सबको मिलकर अपनाना चाहिए। और इसके लिए पक्षी सब देश को एक साथ में आना चाहिए, क्योंकि जो देश के निवासी हैं उनको बेहतर सुख सुविधाएं मिलें, उसके लिए हमें कोई ना कोई तो नियम परंपराएं हमको सबको बनानी पड़ेगी। भारत के अलावा चीन में, जापान में, सभी देशों में वो इस बिंदु पर पहुंच गए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी प्रजनन दर अल्पसंख्यक वर्ग की 4% तक है। तो ये जो प्रजनन दर है उसके कारण से सारे संसाधनों पर असर पड़ेगा। इसका असर केवल उन पर नहीं पड़ेगा, उनकी पीढ़ी पर पड़ेगा, और दूसरे लोग जो परिवार कल्याण में विश्वास करते हैं और वो काम करते हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। इसलिए मेरा आग्रह है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो, इसके लिए आवश्यक रूप से नीति निर्धारित की जानी चाहिए। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने प्रतापगढ़ के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस मीडिया से बातचीत में गौतम दत्त ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस से सत्ता का मोह नहीं छूट रहा है, वो पूरी तरह निराशा से भरी हुई है। सत्ता जाने की छटपटाहट उनमें साफ तौर पर दिख रही है। ये सारी बातें कही और यह भी कहा कि जबकि बीजेपी हर वर्ग के उत्थान में लगी हुई है। हमारी सरकार ने इस साल अभी के बजट में 5 लाख नए किसानों को जो है वो ऋण देने का इस सरकार ने अभी इस बजट में घोषणा की है। इसके साथ ही आपने देखा होगा पिछली सरकार ने तो किसानों को ये कहा था कि हम आपका 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, और शायद उनके नेता ने ये गिनती भी बोली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन में कर्जा माफ़। वो किसान आज भी 5 साल बाद भी अभी तक उस कर्ज माफी का इंतजार कर रहा है। क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एक और नवाचार लागू करने की कोशिश एक तरफ हो रही है, वहीं एसएमएस अस्पताल में जल्द ही इंडोर मरीजों के लिए नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों की सभी जरूरतें वार्ड में ही उपलब्ध होंगी। तो अटेंडेंट और विजिटर्स की समय सीमा भी निर्धारित होगी। इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में एक और कदम। इंडोर मरीजों को वार्ड में मिलेंगी सभी सुविधाएं, मरीजों को नहीं काटने पड़ेंगे अस्पताल के चक्कर। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि ऐसी कोशिशें वक्त वक्त पर होती रही हैं। नए प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर दीपक माहेश्वरी इंडोर मरीजों के मैनेजमेंट की कवायद कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नई व्यवस्था को 10 वार्डों में लागू किया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं जहाँ अटेंडेंट्स को बिल्कुल भी परेशान न होना पड़े, पेशेंट की केयर भी बहुत अच्छी हो, अटेंडेंट्स का भी कुछ जो है वार्ड में बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो, एकत्रित ना हो, तो उससे क्या है कि सफाई व्यवस्था और बाकी सब चीजें ठीक हो। क्राउड मैनेजमेंट के तहत इंडोर मरीजों को अस्पताल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं वार्ड में ही उपलब्ध होंगी। एसएमएस वार्डों में अटेंडेंट की भूमिका भी तय होगी और विजिटर्स भी निर्धारित समय में ही मुलाकात कर पाएंगे, जिससे वार्डों में सफाई समेत सभी व्यवस्थाएं माकूल हो पाएं। मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम यदि हॉस्पिटल के सारे काम को हम सुचारू कर देंगे तो पेशेंट्स भी जागरूक होंगे और वो लोग उसको कोऑपरेट करेंगे, कहीं उनको इधर उधर जाना ना पड़े, अटेंडेंट्स को बेवजह परेशान ना होना पड़े, उस सब की व्यवस्था करने की कोशिश करें।
फिलहाल एसएमएस अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए आसानी से इलाज ले पाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरोप है कि वार्डों में भर्ती मरीजों को ना तो प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है और ना ही वार्डों के नर्सिंग कर्मी, वार्ड बॉय मरीज और अटेंडेंट की मुश्किलों को आसान करते हैं। कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी यही व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत मरीजों के सभी सैंपल वार्ड में ही कलेक्ट करने के साथ ही दवाएं भी वार्ड में ही उपलब्ध कराने के निर्देश थे। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था फिर से चौपट हो गई। अब फिर से नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश है, लेकिन इससे पहले अस्पताल प्रशासन को अपने स्टाफ को जागरूक करने की जरूरत है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुहर्रम से इस्लाम का नया साल शुरू होता है। इस्लाम धर्म के लोग मुहर्रम के महीने को बेहद पवित्र मानते हैं। राजधानी जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने सोने चांदी की ताजिया बनवाई थी, जो आज भी गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। करबला की शहादत इस्लाम बना गई। खून तो बहा था, लेकिन कुर्बानी हौसलों की उड़ान दिखा गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ करबला की जंग में शहीद हुए 72 शहीदों की याद में पिछले 150 साल से जयपुर में ताजिए निकाले जा रहे हैं। लेकिन जयपुर की सोने चांदी की ताजिए की अलग ही मिसाल है। और ये जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल है कि जयपुर के उस महाराजा ने, जिन्होंने मन्नत मांगी थी और हजरत इमाम हुसैन के अंदर अपनी अकीदत रखी थी, उनके लिए बाकायदा चांदी का ताजिया भी यहाँ बनवाया था। और जयपुर में इस हजरत इमाम हुसैन की कुलाह मुबारक यानी टोपी की जियारत का सिलसिला सवाई राम सिंह की मौजूदगी में शुरू हुआ था और पहली जियारत खुद जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने इसकी की थी, जिसके बाद से तब से लेकर आज तक ये सिलसिला आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जयपुर अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं को आज भी दुनिया भर से देखने के लिए पर्यटक आते हैं। यहाँ पिछले 150 साल से मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में खिराज ए अकीदत पेश करने के लिए ताजिए निकाले जाते हैं। लेकिन सभी ताजियों में हजरत इमाम हुसैन की याद में महाराजा सवाई राम सिंह की सोने चांदी की ताजिया का अलग ही मुकाम रखती है। पिछले 150 साल से सोने चांदी का ये ताजिया हजरत इमाम हुसैन की टोपी सिर्फ मुहर्रम पर भी जियारत के लिए बाहर निकाले जाते हैं। बताया जाता है सन 1870 के आसपास जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह की तबीयत काफी नासाज थी। तब उन्होंने मन्नत मांगी थी कि ठीक होने पर वे सोने चांदी की ताजिया बनवाएंगे और जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने अपना वादा भी निभाया। महाराजा सवाई राम सिंह की अकीदत की ये दास्तां आज भी मुहर्रम पर लोगों को सुनाई जाती है। जो है यहाँ पे जयपुर दरबार की तरफ से है और इसका इतिहास ये राम सिंह जी ने बनवाया था। जब उनको कोई बीमारी हो गई, जो भी हुआ, तो उन्होंने किसी ने बताया भाई आप ऐसा करो, उन्होंने रात में बसारत हुई, फिर उन्होंने बनवाया। अमन भाईचारे का संदेश दिया जाता है कि महाराज राम सिंह जी का टाइम से ये शुरू हुआ था और उन्होंने आके इसकी सबसे पहले ज़ियारत की थी। क्योंकि महाराज राम सिंह जी ने एक मन्नत मानी थी। जब आप बहुत बीमार हो गए थे तो आपने मन्नत मानी थी कि अगर मैं ठीक हो गया तो मुहर्रम के मैं ताज़िए उठवाऊंगा। तो सबसे पहले जयपुर के ताज़िए 100 किलो सोने के चढ़वा के महाराज राम सिंह जी ने उठवाए थे और उसके बाद महाराज राम सिंह जी के बाद महाराज माधो सिंह जी ने आके इसकी ज़ियारत की थी। 10 तारीख को खोली जाती है, हमेशा ज़ियारत करी जाती है और लाखों लोग इसको ज़ियारत करने आते हैं। हमारे पूर्वजों से चलती आ रही, दादा परदादाओं के से, और इंशाल्लाह आगे भी यही सिलसिला रहेगा। गंगा जमुनी तहजीब की ये अनोखी मिसाल है। जयपुर शहर को भाईचारे और आपसी प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है। यहाँ रामनवमी पर मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से पुष्प वर्षा की जाती है, तो मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन की याद में बना सोने चांदी का ये ताजिया भाईचारे की मिसाल पेश करता है। ताल्लुक रखने वाले इस जागीरदारी परिवार की ओर से
ये ज़ियारत करवाई जाती है जो मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को हर साल होती है, जिसमें लोग बाग हज़रत इमाम हुसैन की टोपी को देख करके यहाँ बाकायदा आते हैं और ज़ियारत करने के बाद में फिर आगे ताज़ियों के जुलूस में और मुहर्रम के लिए रवाना होते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। किसानों को दिन के समय में बिजली मिलेगी, सालों से ये चुनावी वादा है मगर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब सालों पुरानी किसानों की ये डिमांड भजनलाल सरकार पूरा करने का दावा कर रही है, क्योंकि सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने का पूरा मन बना लिया है। सरकार ने इसकी बजट में भी घोषणा की है, जिसके बाद किसानों में यह आस जगी है कि अब आखिरकार दिन में बिजली मिलने का सपना सालों बाद पूरा हो सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट। किसानों को दिन में मिलेगी निर्बाध बिजली। सरकार ने बनाया निर्बाध बिजली का प्लान। पहले फेज में 17 जिलों में सप्लाई होगी सुचारू। किसानों की समस्याओं को लेकर सालों से राजनीति हो रही है। राजनीति भी इसलिए क्योंकि राजस्थान में पर्यटन से पहले कृषि ही सबसे मुख्य आधार राजस्थान की अर्थव्यवस्था का है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय में बिजली की हमेशा से आवश्यकता रहती है, मगर किसानों को दिन में बिजली देने के वादे तो हर दल की सरकार ने किए, मगर इस प्लान पर काम कोई भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन बिजली संकट के दौर के बीच अब की बार सरकार ने अपने काम की मंशा साफ कर दी है और बजट में इसका ऐलान करके सबको बता दिया है कि प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सप्लाई दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया है। अगर इस प्लान पर काम ठीक तरीके से होता है तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों को सिंचाई के लिए रात भर खेतों पर जागना नहीं पड़ेगा और दिन में ही बिजली की सुचारू सप्लाई खेतों पर मिलेगी। किसानों को दिन में बिजली सप्लाई देने का क्या है प्लान, आइए एक नजर डालते हैं। बजट घोषणा के साथ ही राजस्थान के ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मंत्री हीरालाल नागर ने प्लान पर तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग की माने तो राजस्थान के करीब 17 जिले इसके लिए प्रसारण तंत्र को लेकर तैयार हैं, लेकिन बाकी जिलों में इसके लिए काफी काम होना बाकी है। सरकार की मंशा साफ है कि जिसके बाद ये उम्मीद है कि बिजली तंत्र व्यवस्थित होगा और आने वाले दिनों में बिजली संकट दूर होने के साथ साथ ही बिजली की सप्लाई भी किसानों को दे। और इसी के साथ फिलहाल महारो राजस्थान में खबरों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।